डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक होगा अम्ल एवं क्षार अवधारणाएं। ठीक है, एसिड एंड बेस कंसेप्ट। अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं, क्षार कौन से पदार्थ होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अवधारणाओं में सबसे पहले बताऊंगा आरएनएस की अवधारणा। तो देखिए आरएनएस, की अवधारणा, आरएनएस की अवधारणा। ठीक है, आरएनएस की जो अवधारणा होती है, इस आधार पर कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं, कौन से पदार्थ क्षार होते हैं। तो देखिए आरएनएस क्या कहता है, कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं। तो देखिए आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड भी पदार्थ होते हैं। एसिड वो पदार्थ होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं, H+ आयन दान करते हैं। H+ आयन दाता क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। H+ आयन डोनेट करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। बेस कौन से पदार्थ होते हैं, OH- आयन दाता। OH- आयन दाता वे पदार्थ जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्लियर। एक एग्जाम्पल उठाएं, अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये HCl है। इसको यदि मैं जल के अंदर घोलता हूँ एक्वस, तो ये क्या देगा, H+ आयन और Cl- आयन। कौन सा पदार्थ दे रहा है, ये H+ आयन दाता है। ये अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है NOH। इसको यदि मैं जल के अंदर घोलता हूँ, देखिए क्या देगा, Na+ आयन और OH- आयन। तो आपको पता लगे कौन सा पदार्थ दे रहा है, OH- आयन। तो आरएनएस क्या कहता है कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन आरएनएस जो सिद्धांत है, इसी से जुड़ी हुई छोटी सी अवधारणा होती है अम्लीयता और क्षारकता। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्षारकता या प्रोटकता। क्षारकता या प्रोटकता क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं बेसिसिटी या प्रोटोसिटी। क्षारकता क्या होती है, जितने भी एसिड होते हैं, एसिडों की क्या निकालते हैं, क्षारकता। क्षारकता क्या होती है, H+ आयनों की कुल संख्या। H+ आयनों की कुल संख्या, H+ आयनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षारकता। क्या कहलाती है, क्षारकता। क्षारकता के आधार पर जो अम्ल होते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड, दूसरे होते हैं डाइप्रोटिक, तीसरे होते हैं ट्राइप्रोटिक। तो देखिए इस आधार पर जो एसिड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मोनोप्रोटिक का मतलब क्या है कि इनकी जो क्षारकता होती है कितनी होती है, इनकी जो क्षारकता होती है कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, HCl होता है, HNO3 होता है, एसिटिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है और H3PO2 होता है। H3 जो PO2 होता है, इसकी क्षारकता 1 कैसे होती है, देखिए H3PO2 दे रखा है। इसको यदि आप जल के अंदर घोलते हैं तो H+ आयन प्लस H2PO2- आयन बनता है। तो कितने H+ दे रखे हैं अपने पास, 1 दे रखा है। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं डाइप्रोटिक। जितने भी डाइप्रोटिक होते हैं इनकी जो क्षारकता होती है कितनी होती है, इनकी जो क्षारकता होती है 2 होती है। डाइप्रोटिक मतलब क्या, इनकी क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल देखें, H2SO4, ठीक है, H3PO3, इसकी भी क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है। H2SO4 H3PO3। क्लियर। ये क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। क्या है, डाइप्रोटिक एसिड। H3PO3 की क्षारकता 2 कैसे होती है, देखिए H3PO3 है। इसको यदि आप जल के अंदर घोलें तो देखिए 2H+
प्लस HPO3 2 माइनस कितने दिए H प्लस आयन 2, तो क्षारकता कितने हो गए इसके 2। तीसरे होते हैं ट्राइप्रोटिक, प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी 3 या क्षारकता कितनी होगी 3। इनकी जो क्षारकता होती है कितनी होती है, इनकी क्षारकता होती है 3। कितनी होती है क्षारकता 3 होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका नाम तो होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। और इसका जो नाम होता है वो होता है फॉस्फोरस अम्ल, इसका नाम होता है फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है। अब देखिए ट्राइप्रोटिक का मतलब क्या है, कितने प्रोटॉन होने चाहिए 3। ये H3PO4 दे रखा है, इसको ही भी आप जल में घोलेंगे तो घोलने पर देखिए 3H प्लस PO4 3 माइनस। क्लियर, 3H प्लस PO4 कितनी प्रोटॉन दे रखे हैं 3, तो क्या हो गए ट्राइप्रोटिक। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं उनको क्षारकता या प्रोटिकता के आधार पर 3 भागों डिवाइड करते हैं, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। इसी तरीके से जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, उनको भी अम्लीयता के अकॉर्डिंग 3 भागों डिवाइड करते हैं। तो देखिए अपने को पढ़ना क्या, अम्लीयता। अम्लीयता इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी। अम्लीयता होती क्या है, एसिडिटी क्या होती है। देखिए अम्लीयता क्या होती है, जैसे मैंने पीछे बताया कि H प्लस आयनों को संख्या क्षारकता कहलाती है, तो क्षारों क्या प्रेजेंट होते हैं OH माइनस। OH माइनस आयनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, OH माइनस आयनों की संख्या क्या कहलाएगी, अम्लीयता। इस आधार पर जो बेस होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार कौन सा होता है, इनको कहते हैं मोनो अम्लीय क्षार, मोनो अम्लीय क्षार। इनकी जो एसिडिटी होती है, इनकी जो अम्लीयता होती है, इनकी एसिडिटी कितनी होती है, इनकी अम्लीयता जो होती है कितनी होती है 1 होती है। एग्जाम्पल देखें, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन सभी में जो OH आयन दे रखे हैं 1 दे रखे हैं, तो इनकी एसिडिटी कितनी हो गई 1 हो गई। सेकंड होते हैं अपने पास 2 अम्लीय क्षार, डाई एसिडिक बेस बोलते हैं 2 अम्लीय क्षार। 2 अम्लीय क्षार, इनकी जो एसिडिटी होती है वो कितनी होती है 2 होती है। नाम से स्पष्ट कितनी होगी एसिडिटी 2 होगी। देखिए एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड आदि। इन सभी के अंदर OH आयन भी दे रखे 2 दे रखेंगे। सपोज कीजिए अपने पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यदि आप पानी के अंदर घोलते हैं तो क्या बनेगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। कितने दे रखे OH अणु संख्या 2 दे रखी, कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। इसी तरीके से तीसरा प्रकार कौन सा होता है, त्रिअम्लीय क्षार। त्रिअम्लीय क्षार पता है इनकी एसिडिटी कितनी होगी 3। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन से होते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड आदि। इन सभी में OH आयन संख्या कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये आर्नियस की एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस आर्नियस की जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर आपको मालूम पड़ गया कौन एसिड होता है कौन बेस होता है। वे पदार्थ जो किसी जलीय ब्लैक के अंदर H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH माइनस आयन दान करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की क्या क्या कमियां रह गई। तो देखिए सिद्धांत की कमियां, इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं। देखिए आर्य सिद्धांत की कमियां, आर्य सिद्धांत की कमियां, लिमिटेशन। इस सिद्धांत की जो पहली कमी होती है, ये सिद्धांत
जलीय ब्लैक के अलावा किसी अन्य ब्लैक में अम्ल एवं क्षार की व्याख्या नहीं करता। ये सिद्धांत जलीय ब्लैक के अलावा किसी अन्य ब्लैक में अम्ल एवं क्षार की व्याख्या नहीं करता। सेकंड जो कमी होती है सिद्धांत की, इस सिद्धांत के आधार पर संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की भी व्याख्या नहीं होती। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की भी व्याख्या नहीं होती। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की भी व्याख्या नहीं होती। ठीक है। तीसरी जो इसकी कमी होती है, इस सिद्धांत के आधार पर अप्रोटोनीय जो पदार्थ होते हैं, अप्रोटोनीय पदार्थ जैसे CO2, SO2, ApCl3, ZnCl2, N2O5, P2O5, Cl2O3, Cl2O7, ठीक है। इन सभी के बारे में ये मालूम नहीं होता कि अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं। तो अप्रोटोनीय पदार्थों में भी ये सिद्धांत अम्ल क्षारों के बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाया। चौथी जो कमी है, इस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये जो H+ आयन होता है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3+ हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाता है, इसकी व्याख्या भी सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो सिद्धांत की 4 कमियां हुई। पहली कमी, ये सिद्धांत जलीय ब्लैक के अलावा किसी अन्य ब्लैक अम्ल क्षार युग्म की व्याख्या नहीं करता। दूसरी इसकी कमी मैंने आपको बताया कि ये सिद्धांत संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की व्याख्या नहीं करता। तीसरी मैंने आपको बताई, ये सिद्धांत अप्रोटोनीय पदार्थों में भी अम्ल क्षार की व्याख्या नहीं करता। और चौथी मैंने आपको कमी बताई थी कि इस सिद्धांत के आधार पर H+ आयन जल के साथ अपक्रिया करके H3O+ या हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाता है, उसको भी सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत दे रखा है, नेक्स्ट अवधारणा दे रखी है अब देखिए नेक्स्ट अवधारणा दे रखी है अपने पास ब्राउनस्टीड-लॉरी अवधारणा। अब ब्राउनस्टीड-लॉरी अवधारणा के अकॉर्डिंग कौन से पदार्थ एसिड होते हैं, कौन से पदार्थ बेस होते हैं। तो देखिए ब्राउनस्टीड-लॉरी क्या कहते हैं। ब्राउनस्टीड-लॉरी के अकॉर्डिंग वे पदार्थ जो किसी जलीय ब्लैक में घुलने पर यदि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ब्राउनस्टीड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन से पदार्थ होते हैं। एसिड वो पदार्थ है जो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता या OH- ग्राही। प्रोटॉन दाता या OH- ग्राही वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। बेस कौन से पदार्थ होते हैं, बेस कौन से पदार्थ होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। H+ आयन क्या कहते हैं, प्रोटॉन ग्राही, इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। एक्सेप्टर या OH- आयन दाता क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस। तो ब्राउनस्टीड-लॉरी क्या कहता है कि कौन से पदार्थ एसिड होते हैं, वे पदार्थ जो H+ आयन को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। या OH- आयन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। बेस कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो H+ आयनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। या OH- आयन क्या करते हैं, दान करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। देखिए एसिड की कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एसिड के उदाहरण देखिए, एसिड के उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, H3PO4, एसिटिक एसिड, ETC। और देखिए SCO3-, SH-,
H2 HSO4 माइनस, ठीक है, NH3 H2, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 20 का उदाहरण देखिए, 20 का उदाहरण देखिए, 20 का उदाहरण NOH KOH, ठीक है, ROH ROR, सेकेंड एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ मैं, SCO3 माइनस, SHO माइनस, HSO4 माइनस, NH3 और H2। अब देखिए ये जो पदार्थ लिखे मैंने, ये और ये दोनों जो पदार्थ होते हैं ये उभय प्रोटिक का काम करते हैं। ये प्रोटॉन त्याग भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। प्रोटॉन डोनर भी होते हैं, एक्सेप्टर भी होते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम होता है? उभय प्रोटिक। लेकिन उभय प्रोटिक बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा जो एक अवधारणा होती है संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा, तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म अवधारणा, देखिए अब संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या होते हैं? अम्ल एवं क्षारों का ऐसा युग्म जिनके मध्य एक प्रोटॉन का अंतर होता है। अम्ल एवं क्षारों का ऐसा युग्म जिनके मध्य एक प्रोटॉन का अंतर होता है, उन्हें कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रोटॉन का डिफरेंस है या नहीं? एक एग्जाम्पल देखिए, अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये NH3 है, ठीक है, और ये अपने पास दे रखा H2, ठीक है। अब आपको पता है कि H2 उधर नहीं होता है, दोनों काम कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, ले सकता है। इस कंडीशन में ये प्रोटॉन डोनेट का काम करेगा, एसिड का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। और जितने भी क्षार होते हैं उनके क्या बनते हैं? संयुग्मी अम्ल बनते हैं। और जितने भी अम्ल होते हैं उनके क्या बनते हैं? संयुग्मी क्षार बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी बनेंगे उन दोनों के मध्य किसका डिफरेंस होगा? एक प्रोटॉन का। तो देखिए ये बेस है, ये क्या करेगा? इससे प्रोटॉन ग्रहण करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? NH4 प्लस OH माइनस है। ये बेस है, इसका क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। क्या बना है? संयुग्मी अम्ल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये एसिड है, इसका क्या बन गया? संयुग्मी क्षार, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, CV। किससे बना? केवल एक प्रोटॉन के इंटरचेंजिंग से। सेकेंड एग्जाम्पल है, अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये HCl दे रखा है और ये H2O दे रखा है, ठीक है। ये एसिड है, अब ये किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। एसिड का क्या बनेगा? Cl माइनस क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार। और बेस का क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल क्या बनेगा? H3O प्लस बन गया। क्लियर? एसिड का क्या बना? संयुग्मी क्षार। क्षार का क्या बना? संयुग्मी एसिड। तो एसिड का तो क्या बन गया? संयुग्मी क्षार। और बेस का क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल बन गया। क्लियर हुआ? अगला एग्जाम्पल देखिए, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है NH3 प्लस NH3, ठीक है। तो क्या बन सकता है? देखिए NH2 माइनस और NH4 प्लस। अब देखिए इसमें से एक जो NH3 है वो किसका काम कर रही है? एसिड का। और ये किसका काम कर रही है? बेस का।
ये जो एसिड है इसका क्या बना है, संयुग्मित क्षार, कॉन्जुगेट बेस। और ये जो बेस इसका क्या बना है, संयुग्मी एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर हो गया। लेकिन संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कि नोट के रूप में आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल के जो संयुग्मी क्षार होते हैं, संयुग्मी जो क्षार होते हैं वो दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। और जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं, जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं उनके संयुग्मी जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पलों में आपको देखना है कि प्रबल अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार कौन सा बनेगा, कोई भी दुर्बल अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार कौन सा बनेगा। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उधर एसिड का, और इधर लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट बी की बेस। ये अपने पास HCl दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका संयुग्मी जो क्षार बनेगा कॉन्जुगेट बी बेस क्या होगा, Cl-। ये अपने पास H2SO4 दे रखा है, इसका संयुग्मी क्षार क्या बनेगा, SO4 2- भी बन सकता है और HSO4- भी बन सकता है। अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है HClO4 परक्लोरिक एसिड, इसका क्या बनेगा, ClO4- बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके रिमेनिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया इधर लिख दिए अपने एग्जाम्पल, किसके हैं ये, बीक एसिड। किसके हैं, बीक एसिड। ये किसके थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बीक एसिड होंगे उनके क्या होंगे, संयुग्मी स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। ये अपने पास एसिटिक एसिड दे रखा है, इसका क्या बनेगा, एसीटेटाइन CH3CO-। ये अपने पास H2CO3 दे रखा है, क्या बनेगा, CO3 2- भी बन सकता है और HCO3- भी बन सकता है। ठीक है। अब देखिए अपने पास ये दे रखा है HCO3- दे रखा है, इसका क्या बनेगा बताइए, CO3 2-। ये अपने पास HCN दे रखा है, क्या बन सकता है, CN-। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि जितने भी वीक एसिड होते हैं उनके संयुग्मी क्षार स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके संयुग्मी क्षार कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब देखिए एक पॉइंट छोड़ दिया था मैंने, उभय प्रोटिक। उभय प्रोटिक क्या है, एक दो एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा हूँ। उभय प्रोटिक, तो देखिए उभय प्रोटिक क्या है, उभय प्रोटिक, उभय प्रोटिक इंग्लिश में कहते हैं एम्फीप्रोटिक। उभय प्रोटिक कौन से पदार्थ होते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्याग सकते हैं और प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें वो प्रोटिक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास दे रखा SH-। ये एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास, देखिए इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, यदि ये प्रोटॉन क्या करता है, त्यागता है, H+ क्या करता है, इसने त्याग क्या बनाएगा, H2-। और यदि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, H+ ग्रहण करता है, तो क्या बनाएगा, H2S। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए अपने पास रखा है बाइकार्बोनेट आयन। देखिए यदि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा, H2CO3। और यदि ये प्रोटॉन डोनेट करता है
तो क्या बनाएगा CO3 2 माइनस। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखें, अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है NH2, ये अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है NH3। ठीक है, यदि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा, देखिए NH4 प्लस है, और यदि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा NH2 माइनस। तो मैंने आपको बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्याग सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवैप्रोटिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत की क्या कमियां हैं। इस सिद्धांत की केवल 2 कमियां हैं। देखिए इस सिद्धांत की कमियां, पहली जो कमी है, ये सिद्धांत भी अप्रोटोनीय जो पदार्थ होते हैं, अप्रोटोनीय पदार्थ जैसे CO2, SO2, N2O5, P2O5, Cl2O3, Cl2O7 आदि में अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं करता। दूसरी जो कमी होती है, इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी साल्ट होते हैं उन साल्टों में अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं होती। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो सिद्धांत है, देखिए तीसरी जो अवधारणा है वो है लुईस की अवधारणा। ठीक है, लुईस के अकॉर्डिंग कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं, कौन से पदार्थ क्षार होते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल अवधारणा है। लुईस क्या कहते हैं, देखिए लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन से पदार्थ होते हैं, एसिड वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, बेस कौन से पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज। ठीक है, बेस स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और बेस स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करती हैं वो क्या कहलाती हैं, एसिड कहलाती हैं। ठीक है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा पदार्थ एसिड है, कौन सा पदार्थ बेस है। तो एक एग्जांपल देखिए, अपने पास ये एग्जांपल दे रखा है, ये NH3 दे रखा है और ये BF3 दे रखा है। ठीक है, देखिए ये जो नाइट्रोजन एटम है इस पर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, और जिन स्पीशीज पर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं। इधर बात करते हैं, ये बोरॉन दे रखा है, बोरॉन के अंदर बैकेंड पी कक्षक है, और जिन अणुओं के अंदर बैकेंड पी कक्षक होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का काम करते हैं। तो देखिए NH3 के अंदर ये जो नाइट्रोजन एटम है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरॉन को डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। लेकिन जो बोरॉन एटम है इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रहा है, तो किसका काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। किसका काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपने पास ये एग्जांपल दे रखा नेक्स्ट, ये H+ आयन है और ये दे रखा अपने पास NH3। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन एटम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस H+ आयन को। तो नाइट्रोजन किसका काम करेगा, लुईस बेस का। H+ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण किया तो किसका काम कर रहा है, लुईस एसिड का। दोनों कंबाइन और क्या बनाएंगे, NH4+। क्या बनाएंगे, NH4+, अमोनियम आयन। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि बेस स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करती हैं वो लुईस एसिड होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं वो क्या होती हैं, लुईस बेस होती हैं। अब देखिए लुईस हमने के एग्जाम्पल देखिए, और लुईस क्षार के एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड। देखिए लुईस एसिड के जो एग्जाम्पल्स होते हैं कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, समस्त धनायन। समस्त धनायन जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो सब क्या होते हैं, लुईस एसिड। देखिए H प्लस आयन, NO प्लस आयन, NO2 प्लस, CH3 प्लस, Ca2 प्लस, Ag प्लस, Fe3 प्लस, Cu2 प्लस आदि। ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब कैसे हैं, लुईस एसिड। सेकंड होते हैं वैकेंट पी कक्षक कणों, जिनके अंदर वैकेंट पी कक्षक होते हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, BCl3, BBr3, BF3 और Bi3। नेक्स्ट होते हैं वैकेंट डी कक्षक कणों। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, देखिए SF6, SF4, FeCl3, AlCl3, ZnCl2, FeBr3, IF7, IF3, Cl2O7 etc। देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होते हैं बहुबंध कणों। देखिए बहुबंध कण कौन कौन से होते हैं, O3, SO2, SO3, Cl2O7, P2O5। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हुए अपने पास, लुईस एसिड के एग्जाम्पल हुए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस बेस। एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस बेस। अब लुईस बेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, देखिए लुईस बेस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, पहले एग्जाम्पल्स आते हैं समस्त ऋणायन। समस्त ऋणायन X माइनस सभी हैलाइड आयन, Cn माइनस एसीटेट आयन, H माइनस, NO2 माइनस, NO माइनस। सेकेंड एग्जाम्पल होते हैं आदि समस्त लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। लॉन पे रखने वाले अणु कौन कौन से होते हैं, देखिए एल्कोहल, जल, ठीक है, ईथर, एमीन। प्रीडीन, प्रॉल आदि। ये सभी क्या है, लुईस बेस। ये सभी क्या होते हैं, लुईस बेस। ये लुईस क्षारों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी लुईस क्षार होते हैं सब कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल लुईस क्षार नहीं होता। जितने भी लुईस एसिड होते हैं सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लुईस एसिड नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। बेंजीन, एल्कीन और एल्काइन न्यूक्लियोफाइल हैं लेकिन लुईस बेस नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस सिद्धांत की कमी और दे रखी है। इस सिद्धांत की कमियां क्या हैं, देखिए इस सिद्धांत की कमी जो दे रखी है, इस सिद्धांत के आधार पर जो वास्तविक अम्ल होते हैं
इस सिद्धांत के आधार पर जो वास्तविक अम्ल होते हैं HCl, HNO3, H2SO4 की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं होती। पहली कमी क्या है कि इस सिद्धांत के आधार पर वास्तविक अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3 की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं होती। दूसरी इसकी जो कमी होती है, इस सिद्धांत के आधार पर लवणों का जल अपघटन, एस्टीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि का भी अध्ययन नहीं किया जाता। इस सिद्धांत के आधार पर लवणों का जल अपघटन और एस्टीकरण जो अपक्रिया होती है उसकी क्रियाविधि का अध्ययन नहीं किया जाता। तो देख स्टूडेंट, मैंने आज आपको अम्ल और क्षार की तीनों अवधारणा बता दी। तीनों अवधारणा इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको आनी चाहिए। थैंक यू।